देश के उच्च सदन की। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा अस्तित्व में आई और उसी साल 13 मई को अपना पहला सत्र आयोजित किया। उससे पहले संविधान सभा की बैठकों में उच्च सदन हो या ना हो, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई, अलग अलग राय, और उसके बाद आखिरकार 8 दिन तक मंथन के बाद यह तय हुआ कि उच्च सदन जरूरी है। अब आज यूं कहें कि 68 साल के सफर के बाद उच्च सदन की उपयोगिता, उसका उदय और उसका सफर समझेंगे अपने आज के इस खास चर्चा में, जिसमें 3 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही लंबे समय से सदन को कवर करते रहे हैं। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्नोत्री साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चक्षु राय हमारे साथ हैं, जो आउटरीच कार्यक्रम पीआरएस के हेड हैं। चक्षु जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी टीम और आप लोग लगातार देखते हैं, समझते हैं और रिसर्च के जरिए देश के सामने लाते हैं कि राज्यसभा किस तरीके से काम कर रही है, क्या कुछ वहां पर होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती रही है। शुरुआत मैं अग्नोत्री सर आपसे करना चाहूंगा कि पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर उच्च सदन और संविधान सभा की अगर मैं बैठकों को देखूं या उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूं, एक दिखता था, शायद संशय था कि जरूरत है भी कि नहीं है। मंथन हुआ और आखिरकार तय किया गया इसकी जरूरत है। इसका उदय जो हुआ, उस वक्त की जरूरतें किस तरीके से देखते हैं आप? ये सॉरी दूसरा जो जब आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रही थी तो वहां पर भी बड़ा गहन विचार हुआ और 2 पक्ष थे। एक पक्ष का विचार ये था कि ये एक इंपीरियल लीगेसी है, वो शायद वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद उस तरह की ही राज्यसभा बनेगी जिसमें सब जाने माने धनी व्यक्ति होंगे और उसका हमारे से कोई संपर्क नहीं है और कोई संबंध नहीं है हमारे देश की स्थितियों से, तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष था जिसने कहा कि डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म एक कॉइन के 2 पक्ष हैं, दो तरफ हैं। तो अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो बाइकैमरलिज्म 2 हाउसेस का होना आवश्यक है। और दूसरे हाउस में स्पेशली स्टेट्स, जिसका कि फेडरेशन है हमारा, यद्यपि फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जहाँ स्टेट्स हैं तो उनका पक्ष रखने के लिए एक सदन की आवश्यकता है। यही विचार जो था वो आखिर में आगे बढ़कर उसका स्वीकार किया गया और इसी तरह से राज्यसभा का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन अप्रूव हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अप्रूव हुआ। अशोक सर, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी और जैसे कि कहा अग्नोत्री सर ने कि संविधान सभा में कई लोग शायद इससे उनको लगता था कि जो कि दूसरे देशों में उसका हाल था हाउस ऑफ एल्डर्स का, कहीं वो रोग यहाँ पर ना लगे, इसी शायद यही वजह थी कि उन लोगों के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन जब इसका उदय हुआ और उस वक्त से लेकर शुरुआत के, अगर मैं 3, 4, 5 दशकों तक इसको समझूं आपकी नजरों से, किस तरीके से इसका रोल जो सोचकर इसे तैयार किया गया, इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे वजूद दिया, उस पर मोहर लगाई, उस नीड को, जरूरत को किस तरीके से उसने आगे बढ़ाया, पूरा किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं श्री एम वेंकैया नायडू, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो वर्ष है 13 मई का, जब ये सदन शुरू हुआ, उसके अवसर पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लेख हिंदू अखबार में लिखा है और उसको पूरा इसका इतिहास ट्रेस किया उन्होंने और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का और अमेरिकन एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर इसका चित्रण किया है।
लेकिन ये सच है कि जब एक्ट ऑफ 1919 बना तो उस समय अंग्रेजों ने अपने देश में जो 2 सदन चलते थे उसी के मॉडल को हमारे यहाँ पर लाया था। और फिर जब एक्ट ऑफ 39 बना जो बाद में, तो उसमें भी उन्होंने 2 सदनों का ही प्रोविजन किया था। तो इसमें मुझे लगता है हमें ये मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया था। और अगर बात करें तो अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी जो 2 सदन की प्रणाली थी उसको भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के मॉडल से देखा था। हालांकि ब्रिटेन एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है कई सदियों से, लेकिन अमेरिका तो सचमुच में एक फेडरल स्टेट है ही। तो वहां से चलते हुए अब हम आज देखते हैं कि दुनिया के लगभग 73 देश ऐसे हैं शायद जिनमें 2 सदन हैं। तो हमने, मेरा ऐसा मानना है कि हमने कोई गलती नहीं की 2 सदनों के मॉडल को अपने संविधान में शामिल करके। मैं राज्यसभा को 1977 से लगातार कवर करता रहा हूं और मैंने देखा है कि जो परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों की थी, और वो सब उस समय के धुरंधर थे और लगभग सभी लोग जो थे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उन्होंने जो परिकल्पना की थी उसमें ये एक बात थी, फेडरल वाली बात तो हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं जैसे कहा अग्निहोत्री जी ने, लेकिन भारत में फेडरलिज्म अब एक तरह से जड़ बना चुका है। और दूसरा ये जो उस समय परिकल्पना थी कि एक सार्थक बहस होगी, उसमें विद्वान लोग होंगे अपर हाउस में, वो हमने देखा हमारे देश में बहुत हद तक वो हुआ है। लेकिन हमने भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल पर चेक्स एंड बैलेंसेस की जो बात की है, जिसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, उसी कड़ी में 2 सदन होना भी एक तरह से चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है। क्योंकि हमने देखा कि पहले 3 चुनाव तक लगातार एक ही दल का बहुमत ही नहीं बल्कि भारी बहुमत रहा। तो जो परिकल्पना थी कि कभी कभी सीधा चुनाव जीत कर आने वाला जो सदन लोकसभा है उसमें कहीं राजनीति हावी ना हो जाए या एक ही दल का इतना वर्चस्व ना हो जाए कि इस राज्यों के जो सरोकार हैं वो गौन हो जाएं, या जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है उस पर कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचे। तो फिर लगातार हमने देखा 1977 में भी जनता पार्टी 3/4 बहुमत से आई, राजीव गांधी को 3/4 बहुमत मिला। तो ऐसे में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो दूसरा सदन है वो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात करता है। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन में भी उनका जो एक्सपीरियंस था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो पावर दी हुई थी उन्होंने, जब उसका दुरुपयोग करने लगे लॉर्ड्स, तो उन्होंने उच्च सदन की कई जो पावर्स थी उसको उन्होंने हटा दिया। जैसे हमारे देश में भी बजटरी प्रोविजंस पर राज्यसभा कभी भी बजट को नकार नहीं सकती है। जितने फाइनेंशियल बिल्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, राज्यसभा उसमें केवल सुझाव दे सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन बजट में वो किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकती। और ऐसा भी हमारे यहाँ प्रोविजन किया गया कि कहीं किसी कारण से अगर राज्यसभा किसी भी विधेयक को वापस भेजती है तो संशोधन के साथ, और अगर बहुमत वाली सरकार उसको मान्यता नहीं देना चाहती तो जॉइंट सेशन का भी प्रोविजन है हमारे यहाँ। और हमारे देश में हुए हैं कई ऐसे अनुभव कि जब राज्यसभा का जो अनुभव है वो चेक्स एंड बैलेंस का है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के नाते फेडरलिज्म को भी मजबूत करता है, और उसमें जो लोग विद्वान आते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, दलों द्वारा भी जो लोग नॉमिनेट किए गए, वो उनका जो बहस का एक स्तर है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर अनुभव मेरा मानना है कि हमने 2 सदन रख के अपने संविधान में इस देश में लोकतंत्र को मजबूत ही किया। बिल्कुल। और चक्षु, अगर मैं राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स के इतिहास को देखूं, जिसका जिक्र अशोक सर कर रहे थे, बहुत अहम है कि चेक एंड बैलेंस के लिए, और शायद मंशा उस वक्त भी यही थी कि अगर लोकसभा से कोई बिल, कोई कानून इस तरीके का आता है जिसको लगता है राज्यसभा को कि ये जल्दबाजी में पास किया गया, ये वो मंशा नहीं है या देश की जनता पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो शायद कई बार उसको बदला भी है, भले ही बहुमत की सरकार रही है। इस पे मैं एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर राज्यसभा नहीं, अगर दूसरा हाउस पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस के साथ अग्री करता है
तो उसे सुपरफ्लस कहा जाता है, और अगर डिसएग्री करता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट कहा जाता है। हमारे केस में ऐसा ज्यादा नहीं हुआ है। टंडन साहब कह रहे थे कि 3 बड़े कारण थे कि राज्यसभा का उदय क्यों हुआ। पहला कारण एक ये भी था कि भाई स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चुनाव खुद से जीत कर नहीं आ सकते हैं लोकसभा में, तो अगर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन पर डिपेंड करना हो तो वो कैसे किया जाए। और तीसरा जो इसका हवाला आप दे रहे हैं कि हेस्टी लेजिस्लेशन, कि अगर कोई पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, वो कुछ सदन के सामने प्रपोजल एक हाउस से पास करा लेती है, तो वो दूसरा हाउस उसको थोड़ा सा ठहरे, उसमें थोड़ा सा कंसिडर करे, ज्यादा उस पर डिबेट हो, उसके बाद पास हो। और उसके कई सारे उदाहरण हैं। अगर मैं पिछले कुछ साल का ही वो देखूं, पिछले 5-6 सालों में कुछ एक बिल जो लोकसभा से पास होकर आए, राज्यसभा ने उसके ऊपर काफी डिबेट किया। जैसे एक रियल एस्टेट बिल था, लोकसभा से पास होकर आया था, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी को गया, कमेटी ने काफी सारे सुझाव दिए, उन सुझावों को फिर इनकॉर्पोरेट किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो हाल ही में पास हुआ था, उसका भी एक वैसा ही उदाहरण है। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में बहस हुई, फिर से सेलेक्ट कमेटी को गया। तो अगर मैं उदाहरण देना शुरू करूं तो काफी सारे ऐसे बिल हैं जिसमें कि राज्यसभा का काफी बड़ा योगदान रहा है। राज्यसभा की एक भूमिका रही है लेजिस्लेशन को चेक कर, दूसरी भूमिका रही है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। मेरे को याद है काफी समय पहले जावेद अख्तर राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, और उस समय कॉपीराइट बिल आया था, और वो कॉपीराइट बिल काफी सारे संशोधन कर रहा था हमारे कॉपीराइट लॉ में, और उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जावेद अख्तर जो कि काफी प्रसिद्ध लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं, उन्होंने उठ के उस बिल में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, उस कंट्रीब्यूशन से वो बिल और स्ट्रांग हो पाया। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का रोल रहा है लोकसभा राज्यसभा में, वो भी काफी अहम है। अग्निहोत्री सर, एक चीज और अगर मैं समझूं, जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि करीब 68 साल के इतिहास में अगर राज्यसभा को देखें, करीब 39 साल तक ऐसा रहा है जहां पर विपक्षी सदस्यों की संख्या नंबर यानी कि राज्यसभा में ज्यादा रही। लेकिन इसके बावजूद कानून बनाने की प्रक्रिया कभी भी ना तो धीमी पड़ी है और ना ही उससे अलग गई, जो कि जनता या सरकार की मंशा रही है। किस तरीके से नियम है, मैं थोड़ा सा उसमें जानना चाह रहा था कि राज्यसभा कैसे उनको बांधती है और कैसे उनको मुकाम तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इस विषय में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा टंडन साहब ने भी कहा कि शुरू में 15 साल तक राज्यसभा लोकसभा दोनों में रूलिंग पार्टी का बहुमत था। लेकिन तब भी ये नोटिस करने की बात है कि सन 1959 में पहली बार राज्यसभा ने एक आपका वो डाउरी प्रोहिबिशन बिल था, उसको रिजेक्ट किया। जब बहुमत था तब भी, तो पहला वहां पर ही रिजेक्शन आया राज्यसभा से बहुमत होने के बावजूद। फिर जैसा आप कह रहे थे कि अभी पिछले 39 साल तो खैर पूरे 68 साल में है, बट पिछले 31 साल से 31 ईयर्स से कभी भी रूलिंग पार्टी का बहुमत राज्यसभा में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भी तमाम बिल हैं जो कि पास राज्यसभा ने किए हैं और जिनका कि उदाहरण दिया है ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के अपने 2 आर्टिकल्स उनके 2 दिन आए, और उसमें उन्होंने जीएसटी बिल का दिया है, फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट का बिल का दिया है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का उन्होंने दिया है, उदाहरण दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे समझ में एक क्लासिक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, और वो है मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019। इसमें पहले 2017 में एक बिल पास किया गया था, बिल माने लाया गया था, जो कि लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ। फिर 2018 में जो भी मुद्दे रेस किए गए राज्यसभा में, उसका लेते हुए कॉग्निजेंस लेते हुए
उस बिल को फिर से ड्राफ्ट करके 2018 में लाया गया, लेकिन तब भी वो राज्यसभा में रोक दिया गया। उसके बाद फिर उसमें कुछ और परिवर्तन किए गए और फिर जाके ऑर्डिनेंस इशू किया गया और फिर वो बिना किसी परेशानी के राज्यसभा में पास हो गया। तो राज्यसभा को जैसा कि कहा भी गया कि वो एक ऐसा बिल है जिसको कि पैशन ऑफ द मोमेंट में जो बिल लाया जाता है, क्योंकि दबाव था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए वो बिल को लाना था तो ले आए गए, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी और 2 खामियां जो कि सुधारी गई उस बिल में। एक तो ये थी कि पहले बिल में था कि कोई भी कंप्लेंट दे सकता है, फिर उसको हटा के जो अफेक्टेड वुमन है या उसके फैमिली वाले हैं उसको कर दिया गया। फिर पहले कोई प्रोविजन नहीं था कॉम्प्रोमाइज का, जो कि फिर बाद में वो कॉम्प्रोमाइज का भी प्रोविजन उसमें डाला गया। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है डिले करने की। डिले करने के लिए जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको ये कहना चाहिए कि पैशन ऑफ द मोमेंट में कोई जल्दीबाजी में कोई बिल न पास हो। ये हमारा राज्यसभा जो है वो अपने जो भी रूल्स है प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से करती है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि शुरू में लोकसभा और राज्यसभा की ये जो एक आजकल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी वो पहले नहीं थी, वो तो सन 1993 के बाद 93 उसके बाद में बनी है। उसके पहले अगर किसी बिल को गवर्नमेंट लाती थी और किसी भी सदन को उस पर आपत्ति थी कि उस पर जरा गहन विचार होना चाहिए, तो वो उस हाउस की सिलेक्ट कमेटी को जाता था। लेकिन एक बार 1993 में जब ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो गया, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, तो फिर सिलेक्ट कमेटी का रोल कम हो गया। लेकिन कुछ एक बिल ऐसा भी आया और भी काफी बिल आए जिसमें कि ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी राज्यसभा ने अपनी सिलेक्ट कमेटी को उस बिल को भेजा, जिसमें कि एक लोकपाल लोकायुक्त बिल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि फिर बाद में जो भी सुझाव दिए गए सिलेक्ट कमेटी के उसको भी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस में लिया और फिर बिल को सुधारा। तो ये भूमिका रही है, बहुत अहम भूमिका रही है राज्यसभा। चक्षु जी, अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्योंकि कई बार ऐसी डिबेट शुरू होती है कि क्या वाकई आज के दौर में हाउस ऑफ एल्डर्स की हमारे देश को जरूरत है, और दूसरा ये कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा में दलीय आधार पर प्रतिनिधि चुनकर जीत कर आते हैं जो पार्टियों की वेब या पार्टियों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या कानून के नजरिए से या फिर जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर जो विचारधारा अलग हो, दल अलग हो, लेकिन उस पर एक साथ खड़े होने की परंपरा, ये जरूरत आज के दौर में कहीं ज्यादा है? कविन, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो काफी सीरियस है। राज्यसभा में जब डिबेट होती है तो वो 2 तरह से होती है, स्तर पर भी होती है और डिबेट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर। मैंने जब भी राज्यसभा की डिबेट देखी है तो उसमें एक चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पाई है, जो उसमें दलीलें दी जाती हैं, जो उसमें फैक्ट्स दिए जाते हैं, जो आर्गुमेंट्स पुट आउट किए जाते हैं, वो आर्गुमेंट्स हमेशा एक नेशनल लेवल पर रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं रहता कि इस पार्टी से चुनकर आया हूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हमेशा जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो सर्वोपरि रहते हैं, चाहे वो डिबेट एनवायरनमेंट पर हो, चाहे वो डिबेट फार्मर्स के राइट्स को लेके हो। और लोकायुक्त बिल जिसकी अग्निहोत्री साहब बात कर रहे थे, मुझे याद है जब 2012 या 13 में जब वो बिल जब हाउस के अंदर डिस्कस हो रहा था तो डिस्कशन रात के 12 बजे तक चला गया था और हाउस तभी भी कंटिन्यू रहा। मेरे ख्याल से 12 बजे जाके उस पर वो डिस्कशन खत्म हुआ। एक वुमेन्स रिजर्वेशन की जो बिल की बात थी, जो पिछले अगर 1 दशक में देखा जाए तो जो सक्सेस मिली है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को, वो राज्यसभा में मिली है। जब राज्यसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ था 2009 या 2010 के बाद, तो और सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं, राज्यसभा ने कई बार प्रोग्रेसिव चीजें और भी फील्ड्स में करी है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के एथिक्स के बारे में जो बात है, वो करण सिंह साहब की जो एथिक्स कमेटी थी उसमें पूरा एक रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट हो, मेंबर्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो, वो सारा वहां पे इलैबोरेट किया गया था।
तो जो राज्यसभा का कंट्रीब्यूशन रहा है वो लेजिस्लेटिव डिबेट में भी रहा है, जो राज्यसभा का कंट्रीब्यूशन रहा है वो हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करने में भी रहा है, और जो राज्यसभा का कंट्रीब्यूशन वो रहा है वो इसमें भी रहा है कि अच्छे ट्रेडिशन कैसे एस्टैब्लिश हों। और एक अच्छे ट्रेडिशन जिसका मैं उदाहरण बार बार देता हूं और वो ये है कि दोनों सदनों में ये प्रथा रही है कि भाई पार्टी के हिसाब से, पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम का एलोकेशन होता है। और कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति जी ने एक बड़ा ही अच्छा प्रपोजल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी के स्ट्रेंथ से हमेशा एलोकेशन रहेगा तो छोटी पार्टी के सदस्यों को ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनको अब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम बोलने के लिए दिया जाता है, 5 या 6 मिनट, जिसमें वो अपनी बात रख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमारा उच्च सदन है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, हम जो भी उसे कहें, उसने काफी अच्छा ट्रेडिशन सेट किया है। और ये ट्रेडिशन और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको और पायनियर करने की जरूरत है। ओके, अशोक सर, क्या राजनीतिक सीमा रेखा कई बार राज्यसभा में बाधा या अवरोध है, या वो जरूरी है लोकतंत्र के उच्च सदन की? हमारे देश में राजनीति कभी कभी राज्यसभा में भी हावी हुई है। देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा ही करती है। जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो विल ऑफ द पीपल उन्हीं को है, मैंडेट उन्हीं को है। तो जो विल ऑफ द पीपल है, उस प्रकार का अगर कोई लेजिस्लेशन लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, तो उसको राजनीतिक कारणों से राज्यसभा में इसलिए रोकने का प्रयास करना क्योंकि वहां पर सत्ताधारी दल या जो अलायंस है उसका बहुमत नहीं है। ये हमने 3 तलाक के मामले में भी देखा, ये हमने और कई ऐसे मसलों पर देखा जो लोक हित में, जो जनहित की सरकार है, जिस जनता द्वारा चुनी सरकार है, जिसको बहुमत मिला है, वो जनता की उस राय को करने के लिए अगर कुछ विधेयक लाई है तो केवल राजनीतिक कारणों से उनको रोकने का प्रयास जो राज्यसभा में कई बार हुआ है। मुझे लगता है बहुत मुद्दों पर तो राज्यसभा में इस दलगत राजनीति से उठकर लोगों ने समर्थन किए हैं। कई राज्यों की जो सरकारें हैं, क्योंकि अभी फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो भारत में तो बहुत राज्यों में एक तरह से क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी हैं। तो क्षेत्रीय दलों की सरकारों के सामने जब राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो वो जनहित में उस दलगत राजनीति से उठकर केंद्र सरकार द्वारा जो इस प्रकार के एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए उनका समर्थन भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी हुई है, और राज्यसभा में तो कभी हल्ला गुल्ला करने की या वेल में आने की प्रथा कभी थी नहीं, और ना ही ये उम्मीद की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी सदन को चलाने में किस प्रकार से ये अध्यक्ष को मुश्किल हो रही है, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं हमें हमारे ऊपरी सदनों में दिखाई दे रही है, जिससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, जैसे हमने पहले 4-5 दशकों में देखा, बहस बहुत सार्थक होती थी, और उस बहस के में जो मुद्दे उठते थे वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्तर में नीचे गया है, और उसको संभालने का जिम्मा भी मैं समझता हूँ जो सदस्य बनते हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका है। हम केवल अध्यक्ष पर नहीं छोड़ सकते कि वो सदन को नियंत्रित करें, ये राजनीतिक दलों के नेताओं पर भी निर्भर करता है, और बहुत बार अध्यक्ष को चेतावनी भी देनी पड़ती है। मुझे लगता है जिससे हमको बचना चाहिए, ताकि हमारे देश का लोकतंत्र जो है मजबूत हो, और फिर राज्यसभा का जो उसमें योगदान है वो भी लोकतंत्र को और मजबूत करे। ओके सर, कशु बहुत संक्षेप में, क्योंकि अगर हम काम के घंटों की बात करें और जो प्रोडक्टिविटी की बात करें, काफी अच्छी जरूर दिखती है। और अगर मैं कहूँ कि अब तक इस साल के बजट सत्र के जो आंकड़े हैं, 5,472 बैठकें और 3,857 विधेयक पारित किए गए, लेकिन इसमें कुछ कमी आई है। कुछ कई बार से सत्र होते हैं जहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। उस दिशा में आपको लगता है कि बड़ी चिंता है? देखिए, अगर सदनों की बैठकों में अगर डिसरप्शन होता है तो वो हमेशा चिंता का विषय रहता है, और उस डिसरप्शन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय ये किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो बैठक है वो और कराई जाए ताकि उसमें इश्यूज रिजॉल्व हो सके। दूसरा ये हो सकता है कि एक लेवल ऑफ बाईपार्टिजानशिप हो, जहाँ की लोग अपनी चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लें और ये देखें कि भाई अग्रीमेंट है कि नहीं है, रादर देन डिसरप्टिंग द हाउस। बट एक बड़ा सुझाव हमेशा से ये रहा है कि अगर
राज्यसभा या दोनों सदनों की बैठकें बढ़ जाएं तो लोगों के पास, हमारे संसद सदस्यों के पास अपना वक्तव्य रखने का ज्यादा समय मिल पाएगा। और अब जब वो हाउस के अंदर अपनी बात को रख पाएंगे तो फिर उन्हें हाउस को डिसरप्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि कुछ सेशंस पहले जब हाउस बार बार डिसरप्ट हो रहा था तो चेयरमैन ने एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज भेजा था। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं डिसरप्टिंग हाउस तो नहीं चलाऊंगा। तो थोड़े से भी डिसरप्शन के बाद वो हाउस को अडजर्न कर देते थे। और उसका असर ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के ये अग्रीमेंट करना पड़ा कि भाई हाउस को चलने देंगे, हाउस का काम सर्वोपरि और वो होगा। अब इसको और सशक्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या मेंबर्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? क्या हाउस को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? कमेटियों के पास, राज्यसभा की कमेटियों के पास काफी सारे बिल आए हैं, उन कमेटियों को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या सोचना चाहिए? तो ये कुछ 5-6 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सेक्रेटेरिएट भी सोच रहा है, राज्यसभा चेयरमैन भी सोच रहे हैं। और चल, आप मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।